कंधा जाम क्या होता है उसके बारे में मुझे आपके कुछ क्वेश्चन रिसीव हुए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब 12 दिन हो गए हैं, मुझे फ्रोजन शोल्डर हो गया है, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, उससे मुझे कुछ रिलैक्स फील हो रहा है। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बेसिकली ये फ्रोजन शोल्डर या कंधा जाम या एडिसिव कैप्सुलाइटिस बेसिकली क्या होता है। ये जो मैं इतने सारे नाम दिए, ये सारे के सारे एक ही कंडीशन के नाम है जिसे हम आम जुबान में कंधा जाम कहते हैं। कंधा जाम क्या होता है, क्यों होता है, अगर हो जाए तो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि आप पाएंगे, या कौन सी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो आप कंधे के ऊपर नहीं कर सकेंगे, या जिस तरह कंधा पीछे की तरफ नहीं जाएगा, कंघी नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट मूवमेंट्स होती हैं, वो सारी डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी को हो जाए तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप इसका इलाज कर सकते हैं, और फिर बताऊंगा कौन सी वर्जिशें हो सकती हैं और कौन सा डाइट प्लान है जो कि आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपको कंधा जाम का मसला है। सो कंधा जाम के जो भी पेशेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का एंड तक देखें। और मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि हमें कंधा जाम क्यों होता है, अगर हो जाए तो हमारे जोड़ के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये हमारे कंधे का जोड़ है। यहाँ पे हमारी ये बाजू वाली ये वाली हड्डी है, तो ये पीछे जो शाने वाली हड्डी है ना, उसके अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, और उसके अंदर हमारी ये जो बाजू वाली हड्डी नो लगी हुई होती है। ठीक है, इसे कहते हैं हम ग्लिनाइड, और इसे कहते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट इसको बेसिकली कहते हैं। और ह्यूमरस का जोड़ बनता है ग्लिनाइड कैविटी के अंदर। ये बहुत ही मुश्किल टर्म होगी है, लेकिन आप आसानी से ये समझे कि शाने वाली हड्डी के अंदर बाजू वाली हड्डी लगी हुई होती है, इसे हम ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। अब इस जोड़ को, इसको हम शोल्डर जॉइंट कहते हैं। शोल्डर जॉइंट बेसिकली आगे 4 जोड़ होते हैं, तो उनमें से एक ये वाला जोड़ है, एक छोटा सा यहाँ पे जोड़ होता है, और एक स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होता है। सो इस तरह से मोस्टली 4 जो है ना इसके अंदर जॉइंट्स आते हैं। तो उसको रहने दें, मुश्किल टर्म्स को रहने दें, आसानी से समझे। ये हमारी हड्डी शाने वाली हड्डी के साथ जुड़ती है, और ये जो सफेद सफेद नजर आ रहा है इसे कहते हैं कैप्सूल। ये इस हड्डी को पकड़ के रखता है। ठीक है, अब ये होता है नॉर्मल जॉइंट। जिनको हो जाए फ्रोजन शोल्डर, जिनको हो जाए कंधा जाम, या जिन्हें हो जाए एडिसिव कैप्सुलाइटिस, वाला जो कैप्सूल है ना वो कुछ इस तरह का हो जाता है। ये जो रेड कलर का नजर आ रहा है ना, ये आपको इन्फ्लेम्ड हुआ सूजा हुआ जो नजर आ रहा है, इस तरह की जो इन्फ्लेम्ड हो जाए ना। अच्छा, बॉडी के अंदर कोई भी चीज, कोई भी जगह जहां पे इन्फ्लेमेशन हो उसे मेडिकल में कहते हैं टिस। ठीक है, जैसे अपेंडिसाइटिस, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन, जैसे आर्थराइटिस, जोड़ों के इन्फ्लेमेशन, इसी तरह से टेंडनाइटिस। ठीक है, अब जो होता है ना ये कैप्सूल, इसकी अगर सोजिश हो जाए तो क्या नाम बनेगा, कैप्सुलाइटिस। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन होने की वजह से इसको कह दिया हमने कैप्सुलाइटिस कह दिया ना। अब हमारी मूवमेंट नहीं हो रही। जब मूवमेंट नहीं होगी ना तो इसमें एडिशन फॉर्मेशन हो जाएगी, रस्सियां बन जाएंगी, टाइट हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। इसीलिए इस प्रॉब्लम को कहते होते हैं एडिसिव, मतलब एडिशंस बन जाती हैं। कैप्सूल आगे क्या लिखा है आखिर में, टिस, एडिसिव कैप्सुलाइटिस, ये इसका नाम है। नाम के अंदर इशारे का सारा मतलब होता है कि क्या प्रॉब्लम होती है कि आपका जो कैप्सूल है ये सोजिश, इस पे सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से एडिशंस बनती हैं, जिसकी वजह से आपकी कुछ मूवमेंट्स लॉस हो जाती हैं। आपको बेसिक समझ आ गई होगी कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्यों होता है, क्या हो जाता है। इसकी एक वजह होती है कि अगर आपको शुगर हो और अनकंट्रोल्ड हो, जैसे किसी को यूरिक एसिड का मसला हो तो उनकी एड़ी में दर्दें होती है ना, इसी तरह से जिन लोगों को शुगर की ज्यादती हो और अनकंट्रोल्ड हो तो उनमें चांसेस होते हैं कि उनका कंधा जाम हो जाएगा। ठीक है, या कंधे के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो कैप्सूल है, वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। एक चीज। नंबर 2, इमोबिलिटी। मेरे क्लिनिक ऊपर ना एक पेशेंट आता था, उनकी एल्बो के ऊपर हुई थी सर्जरी, कोहनी के ऊपर सर्जरी हुई थी, कोहनी टूट गई थी। ठीक है, उन्होंने सर्जरी कराई, यहाँ पे नए रॉड वगैरह डलवा लिए, तारें डल गई, और जो भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है वो हो के उसके बाद उन्हें डॉक्टर ने कहा कि आपने रेस्ट करना है ताकि आपके यहाँ पे क्रींड बने, आपके स्कार फॉर्मेशन हो, आपके टांके पक जाए, सब कुछ हो जाए। जैसे ही आपके 28 दिन गुजरेंगे उसके बाद आपकी फिजिकल थेरेपी होगी, किसकी, कोहनी की। अब उन्होंने पूरा महीना ऐसा रेस्ट किया कि उन्होंने रेस्ट देना था अपनी एल्बो को, लेकिन वो सारा सारा दिन लेटे रहते थे और अपने कंधे को भी और बाजू को भी नहीं लाते थे। जब वो 1 महीने बाद हमारे क्लिनिक को पर आए कि हमने अपनी एल्बो की रिहेबिलिटेशन या फिजियोथेरेपी करानी है ताकि वो हिलना शुरू हो जाए, तो जब मैंने उन्हें चेक किया तो पता चला कि उनका कंधा जाम हो चुका है। वजह, इमोबिलिटी ना इस्तेमाल करने की वजह से भी कंधा जाम हो जाता है। सो अक्सर लोग जो कि राइट हैंडेड हों, दाएं हाथ से काम करते हैं, उनका लेफ्ट बाजू से आता है कंधा जाम हो जाता है। और जिनको शुगर हो
उनमें राइट भी और लेफ्ट भी दोनों भी हो सकते हैं, राइट साइड वाला भी ज्यादा हो सकता है, सो उनमें तो कोई भी हो सकता है। सो एक रीजन होगी ये डायबिटीज, दूसरी रीजन होगी इमोबिलिटी, ना इस्तेमाल करना। ठीक है, ज्यादातर मैंने देखे हैं जिनके रिस्ट का भी फ्रैक्चर हुआ हो ना, अब रिस्ट का फ्रैक्चर है, सर्जरी कराई है, रिस्ट के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, वो कंधे को भी संभाल के रख लेते हैं, ये तो ठीक हो जाता है, पता चलता है कंधा जाम हो गया। सो इसको कभी भी लंबे अरसे के लिए इमोबाइल नहीं करना चाहिए किसी भी जोड़ को। इस जोड़ के अंदर क्योंकि कैप्सूल होता है, ये ऊपर ये जो व्हाइट व्हाइट नजर आ रहा है, तो इसलिए ये जाम ज्यादा जल्दी होता है एज कम्पेयर टू बाकी जॉइंट्स। अच्छा, अब हम देख लेते हैं ऐसी कौन सी मूवमेंट्स हैं जो कि लॉस हो जाती हैं अगर हमें फ्रोजन शोल्डर हो जाए। सो अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो जाए ना, तो एक तो उनकी एबडक्शन नहीं होती, यानी कि ये मैं बैठा हूँ तो बाजू को मैंने बाहर की तरफ लेके जाना है तो मुश्किल होती है, आगे की तरफ लाना फिर भी आसान होता है, बाहर की तरफ लेके जाना मुश्किल है। बाजू को पीछे बैक साइड के ऊपर लेके जाना है, जैसे हम इंटरनल रोटेशन कहते हैं, वो मुश्किल होती है, एक्सटेंशन मुश्किल होती है। सो ये 3 डिफरेंट मूवमेंट्स हैं जो कि फ्रोजन शोल्डर में लॉस होती है, और इन्हें हम कैप्सुलर पैटर्न कहते हैं कंधा के अंदर, कंधे के अंदर। सो सारी मूवमेंट्स लॉस नहीं होती, कुछ मूवमेंट्स जो है वो लॉस हो जाती हैं। अगर आप इसको ट्रीट ना करें तो फिर ये बढ़ता जाता है। बढ़ता कैसे? बेसिकली इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, एक होती है फ्रीजिंग स्टेज, और एक होती है फ्रोजन स्टेज, और एक होती है थाइंग स्टेज। सो फ्रीजिंग स्टेज के अंदर जो है ना थोड़ी थोड़ी पेन होती है, ग्रेजुअली वर्सन पेन होती है इसके अंदर। जो नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर आपको फ्रोजन स्टेज उसे कहते हैं, और उसमें आपकी रेंज ऑफ मोशन यानी कि बाजू को हिलाना कम हो जाता है, और स्टिफनेस भी होती है, और दर्द भी ज्यादा होती है। जो थाइंग स्टेज होती है ना, इसमें आपकी रेंज ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ये कितनी अजीब सी बात है। अब इस चीज को समझें, किसी को अगर कंधा जाम है तो पहले तो वो परेशान ना हो, क्योंकि इसने खुद ब खुद ठीक हो जाना है। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जल्दी नहीं ठीक होता, इसे 2 साल लग जाते हैं अगर ये हो जाए तो। अगर आप इसकी फिजिकल थेरेपी करा दें, ये महीने 1.5 के अंदर भी ठीक हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कौन सी फिजिकल थेरेपी में वर्जिशें जो कि आप घर में करते रहेंगे तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल के अंदर ना एक चीज होती है जिसे कहते हैं प्रोग्नोसिस, के इस बीमारी का कितना प्रोग्नोसिस है। तो जो फ्रोजन शोल्डर होता है ना, अगर आप इसका इंटरनेट पे लिखेंगे ना फ्रोजन शोल्डर का प्रोग्नोसिस, तो इसकी जो रिकवरी है ना 2 से 3 साल लग जाते हैं। मोस्टली मैंने पेशेंट्स को देखा है कि वो जब इतने सालों के बाद आते हैं ना कि मेरे कंधे में मसला होता था, तो काफी हद तक ठीक हुआ होता है। सो अब इतने साल हम बिना कंधे को हिलाए गुजार देंगे, ऐसा तो नहीं होने वाला ना, तो फिर हम फिजिकल थेरेपीज की करेंगे। तो आई होप सो कि अब तक आपको ये समझ आ गई है कि कंधा जाम है क्या, और इसके अंदर कौन कौन सी मूवमेंट्स लॉस होती हैं, फिर इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, फ्रीजिंग है, फ्रोजिंग है, थॉइंग है। आप देखें आपको कितना पुराना है, जो जिनका हमें कमेंट आया था आपको तो अभी 12 दिन पहले स्टार्ट हुआ, तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिजिकल थेरेपी करें। और आपने ये देखना है कि आपको कौन सी मूवमेंट्स लॉस हुई हैं, कंधा बाहर नहीं जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा है, किस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो ये प्रोग्नोसिस है। अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट, इलाज इसके अंदर कौन कौन से पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला इलाज है वो ये है कि जो जड़ है ना उसको ठीक करें। अगर आपको शुगर की वजह से वो है फ्रोजन शोल्डर, हम अपनी शुगर को कंट्रोल करेंगे। एक भी दिन आपने अपनी शुगर को बढ़ने नहीं देना। डायबिटीज अगर है, अगर आप समझते हैं ना कि मेरी तो शुगर तो कंट्रोल में रहती है, फिर मेरे कंधा जाम क्यों हो गया, चाहे मुझे डायबिटीज है लेकिन मुझे कंधा जाम क्यों हुआ है, क्योंकि वो तो कंट्रोल में रहती है। आपको नहीं पता कि पिछले 6 महीने में या पिछले 4 महीने में किसी दिन 200 से ऊपर गई है आपकी शुगर, या बहुत ज्यादा रेज्ड हुई है और आपको पता नहीं चला, तो जिसकी वजह से आपके कैप्सूल के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है। एक दफा शुगर बढ़ने के बाद अगर आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर भी लेते हैं तो आपको कंधा जाम हो जाएगा, फिर उसका प्रोग्नोसिस आगे 2-3 साल चलता रहेगा। ठीक है, अब पहली चीज क्या है कि आपने अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। आप चाहे अच्छी जगह से थेरेपी करवा रहे हैं, फिजिकल थेरेपी हो रही है, वर्जिशें हो रही हैं, 3 महीने आपने वर्जिशें कराई हैं, फिजिकल थेरेपी कराई है, और एक दिन पता चला है कि इतनी शुगर बढ़ी है, सारा काम जीरो पे आ जाएगा, दोबारा से फिर से कंधा जाम हो जाएगा, कंधा टाइट हो जाएगा। सो पहले तो जड़ जिसको ठीक करना, जैसे यूरिक एसिड में अगर किसी की एड़ी में दर्द हो रहा है और यूरिक एसिड वाली वो ग़िज़ा खाता रहे और साथ में यूरिक एसिड की दवाइयां भी खाता रहे, तो वो तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं ठीक होगा। सो पहले तो जड़ उसको ठीक करेंगे। अब नंबर 2, आपने आगे वर्जिशें कौन सी करनी है। अच्छा, वर्जिशें हमने इस तरह की करनी है कि जिससे आपको दर्द ना हो। ठीक है, हमारा काम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों को जिनको कैप्सुलाइटिस हो ना, जैसे फ्रोजन शोल्डर हो या कंधा जाम हो, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो इतनी अग्रेसिव वर्जिशें पहले दिन से कर लेते हैं कि उनके कंधे के जो टेंडन्स है ना वो टूट जाते हैं। ये देखिए हमारे कंधे के अंदर ना ये वाला जो बाजू वाला पट्टा है, ये ऊपर जाके इस तरह के इसके टेंडन लगे हुए होते हैं। तो मोस्टली लोग शुरू दिन से इतनी अग्रेसिव वर्जिशें करते हैं कि कंधा खोलना है, आज ही खोलना है, बेल्ट लगा लगा के खींच रहे होते हैं।
तो उससे ये होता है कि ये जो पट्टे के सिरे होते हैं ना, ये टूट जाते हैं, इनमें टेंडनाइटिस हो जाता है। ये टिस मैंने बताया था ना इन्फ्लेमेशन को, तो ये जो वाइटिस है ना, इसे टेंडन कहते हैं। अगर इसकी सोजिश हो जाए फिर प्रॉब्लम टोटल डिफरेंट हो जाएगी, फिर इसमें रेस्ट करना पड़ेगा, इसमें वर्जिशें करनी नहीं होंगी। तो अगर आपको इस तरह कोई मसला है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, फिर मैं इसको एड्रेस करूंगा, इसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूंगा। इसे रोटेटर कफ टेंडनाइटिस भी कहते हैं, बाइसेपिटल टेंडनाइटिस कहते हैं, सुप्रास्पाइनेटिस का टेंडनाइटिस कहते हैं। ये और डिफरेंट कंडीशन है। फ्रोजन शोल्डर पे भी हम बात करेंगे। सो जो पहली वर्जिश होगी ना, जो सबसे आसान वर्जिश है, इसे कहते हैं पेंडुलर एक्सरसाइज। पेंडुलर एक्सरसाइज में आपने फर्ज करें कि इसमें अभी मैं बाएं हाथ से कर रहा हूँ ना ये वर्जिश, आपको फर्ज करें बाएं साइड का कंधा जाम है, तो आपने दाएं हाथ से कोई सपोर्ट ले लेनी है और उसके बाद हल्का सा झुक जाना है और ग्रेविटी की मदद से बिल्कुल लूज छोड़ दें अपनी बाजू को और गोल गोल दायरे के अंदर इसको घुमाना है। तो इसे हम कहते हैं पेंडुलर एक्सरसाइज फॉर फ्रोजन शोल्डर। या आपने 2 से 3 मिनट के लिए करनी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको दर्द नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आराम से प्यार से ये वाली एक्सरसाइज करनी है। और दिन ब दिन आपने ना ये दिन में 2 से 3 दफा करनी है, 2 से 3 दफा करनी है और 2 से 3 घंटे के बाद आप ये लाजमी करेंगे एक्सरसाइज 2 से 3 मिनट के लिए। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे ना, आपने इस सर्कल को बढ़ाते जाना है। ये जो गोल दायरा मैं बना रहा हूँ ना अपनी बाजू के साथ, तो इसको बड़ा करते जाना है इस तरह आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपका जो कैप्सूल है ना उसके ऊपर मूवमेंट होना शुरू हो जाए और इससे आहिस्ता आहिस्ता आपका कंधा खुलता जाएगा और उसके अंदर जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है, वो कम होती जाएगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज रह गया हूँ बताना, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि ये जो सोजिश होती है ना, इसको कम करने के लिए आपने ठंडी टकोर करनी है, गर्म टकोर करनी है। तो वीडियो का आप एंड तक देखिएगा। पहली वर्जिश ये हो गई है, आपने ये वर्जिश की, आपके कंधे के अंदर दर्द काफी कम होगी। 2 दिन गुजर गए। अब पहले दिन तो आप हर टाइम ये वर्जिश करें, एक सिंपल एक्सरसाइज करें। उसके बाद ना आप 1 या 2 दिनों के बाद जब आपने देखा ना कि कंधे के अंदर दर्द काफी कम हो गई है, अब मुझे इसको बढ़ाना चाहिए, तो अब हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ये चलती रहेगी, साथ में एक और एक्सरसाइज ऐड हो जाएगी और उसे कहते हैं वॉल एडर एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज होगी वो इस तरह से, आपने किसी भी दीवार के साथ खड़े हो जाना है और इस तरह से आराम आराम से हाथ को मूव करना है। अब देखें मेरा कंधा तो है ठीक, लेकिन अगर आपके कंधे में फ्रोजन शोल्डर है ना, तो आपका कंधा जहां तक जाता है वहां तक लेके जाएं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बिल्कुल आराम आराम से इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं। क्योंकि अगर आप जोर जबरदस्ती इसके अंदर करेंगे ना, तो जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि टेंडन्स, पट्टे के सिरे जो है वो खराब हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं, उनमें टीयर हो सकता है, फिर काम खराब हो जाएगा। फिर ये एक्सरसाइज वगैरह करेंगे उल्टा वो और ज्यादा पेन करेगा और इशू ज्यादा बढ़ जाएगा। सो हमने बड़े एहतियात से इतनी हद तक लेके जाना है जहां तक हमारे कंधे के अंदर दर्द ना हो। सो ये एक्सरसाइज होगी आपकी वॉल एडर। पहली कौन सी होगी? पेंडुलर एक्सरसाइज। अगर आप इन एक्सरसाइजेस के नाम लिखेंगे ना गूगल के ऊपर आके, ये मैंने पेंडुलर एक्सरसाइज लिखा है, तो देखें कितनी सारी ऐसी वीडियोस और पिक्चर्स हमारे पास आ गई हैं। ऐसी वॉल एडर एक्सरसाइज है, उसके ऊपर भी इतने सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। प्रॉपर दीवार के ऊपर बनी हुई जगह होती है, उसके ऊपर आप कर सकते हैं। सो मेन मकसद है आपको समझाना है कि क्या करना है आपने। ये 2 वर्जिशें होगी। तीसरी जो वर्जिश है वो है शोल्डर पुली एक्सरसाइज। अब इसको ना आपने पहले दिन नहीं करना, इसको आप थोड़ा सा टाइम दें। पहले दिन आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्जिश चलेगी और वो है हमारी पेंडुलर एक्सरसाइज। जब आपको लगेंगे ना पेन थोड़ी कम होगी, फिर आपने ये वर्जिश करनी है। अच्छा, आप मेरी फर्ज करें कि बाएं बाजू के अंदर है फ्रोजन शोल्डर और मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बाजू देखे कितना ऊपर की तरफ जा रहा है। हमने वहां तक लेके नहीं जाना, हमने वहां तक लेके जाना है जहां पे दर्द हो। अच्छा, जहां पे दर्द हो ना, इससे आगे नहीं जाना। अब ये पुली घर में किस तरह से बनाए? आप चाहे तो ये मार्केट से खरीद लें, या चाहे तो कोई ना जैसे पर्दे की वो जो बार लगी हुई होती है उसके ऊपर से कोई कपड़ा गुजार लें, या ये जो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है, इस तरह की कोई चीज हो, या कोई ऐसी घर में चारपाई हो जिसके अंदर जो वो वान वगैरह होता है वो लगा हुआ ना हो, खाली है ना, उसके दरमियान में कुर्सी रख लें, उसके ऊपर से कोई कपड़ा गुजार लें और एक्सरसाइज कर लें। मेन मकसद ये है कि हमने पुली एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप जाके यहाँ पे गूगल के ऊपर लिखेंगे ना पुली एक्सरसाइज शोल्डर, तो यहाँ पे देखें कितने सारे ऑप्शन है। किसी ने दरवाजे के अंदर कोई फंसाया हुआ है कुछ, इतने सारे ऑप्शंस आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। और अगर आप चाहें तो फिर ये वाली पुली खरीद सकते हैं, ये भी आपको इजीली हर जगह से मिल जाएगी। लेकिन इसमें एहतियात जरूर करनी है कि इस पुली को ना आपने अच्छे से लगवाना है। ये ना हो कि आप अपनी बाजू से नीचे की तरफ खींचे तो जो ऊपर आपने लोहे का रॉड लगवाया होता है वो सर में आके न लगे। सो इसमें आपने ये एहतियात करनी है। सो हमारी 3 वर्जिशें हो गई हैं। पहली वर्जिश कौन सी है? जिसे हम पेंडुलर एक्सरसाइज कहते हैं। सो आपने 2 से 3 मिनट के लिए करनी है। वॉल एडर एक्सरसाइज ये भी आप 2 से 3 मिनट के लिए लाजमी करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे, पेन के रेंज में रहना है, पेन से बाहर नहीं जाना है। और जो थर्ड एक्सरसाइज है वो हमारी पुली वाली एक्सरसाइज है। अच्छा, जब आपने ये कर लेना है ना, तो अराउंड ये 1 दिन करें, 2 दिन करें, उसके बाद ना आप इसमें एक मूवमेंट और ऐड कर दें।
पहले आप कर रहे हैं नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं और ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, आप एबडक्शन पे काम कर रहे हैं, यानी कि बाजू को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। अब हम सेम इसी पुली के साथ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन भी करेंगे, ये सामने की तरफ, ये उसी पुली से हमने ऊपर और नीचे की तरफ करना। अब अपने बाजू को ऊपर और नीचे की तरफ उठा रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर में मोस्टली ये वाली मूवमेंट जो है ना ज्यादा लॉस नहीं होती, ये वाली मूवमेंट आपकी होती है जिसमें आप बाजू सीधा ऊपर की तरफ सामने की तरफ उठा सकें। साइड पे उठाना मुश्किल होता है, तो सामने वाली साइड के ऊपर आपने ये एक्सरसाइज करनी है। ये भी आप 2 से 3 मिनट 4 मिनट ये एक्सरसाइज करें। 10-10 सेकंड का होल्ड लाजमी दें। जब ये देखें, जब मैं लेके जा रहा हूँ ना, फर्ज करें नीचे, यहाँ पे आके रुकना है, स्पीड से नहीं करना। स्पीड से करेंगे तो हमारा, जो मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो टेंडन है वो डैमेज हो सकता है, उसके ऊपर किसी किस्म की इंजरी आ सकती है। अगर वो हो गया तो फिर हमारा सारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चेंज हो जाएगा, फिर हम इसको हील करने पे लग जाएंगे, इसका क्लीन बनाने पे चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ जाता है कि हम अपने कंधे के ऊपर, अगर कंधा जाम हो गया, एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है, अब हमने अपने वो जो कैप्सूल है ना, उसकी जो सोजिश है उसको कम करना है, तो उसके लिए आपने ठंडी टकोर करनी है, गर्म टकोर करनी है। पहली चीज अपने माइंड में बिठा लें, एक किसी जगह पे जब सोजिश होगी आपने ठंडी टकोर करनी है, ठीक है। ठंडी टकोर करने का तरीका ये है कि आपने मार्केट से ना आइस पैक खरीद लेना है, इस तरह का। ये जो आइस पैक है, आपने कुछ ऐसा आइस पैक खरीद लेना है जिसके ऊपर अच्छा कपड़ा लगा हुआ हो। ये शॉपर वाले जो है ना, ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। और इसके अलावा ये जो बॉटल वाले हैं, जो उसने फ्रीजर में, सॉरी कूलर के अंदर रखे होते हैं, ये भी अच्छे नहीं है। आप इस तरह के कोई ले लें, सिंपल सा, किसी मर्जी कंपनी का ले लें आप। सो एक तो आपने अच्छा आइस पैक लेके और उसको फ्रिज में रखते हैं, हर 2 से 3 घंटे बाद निकालें और कंधे के ऊपर आपने आइसिंग करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे लोग अक्सर कह सकते हैं कि हमें तो फ्रोजन शोल्डर फ्रोजन है, फ्रीजन है, यानी कि कंधा जमा हुआ है और आप कह रहे हैं ऊपर से ठंडी टकोर कर लें। तो आप इस चीज को समझें कि फ्रोजन मतलब ये नहीं है कि वो ठंडा हो गया आपका जोड़, वो फ्रोजन हुआ है, मतलब इन्फ्लेम्ड हो गया। और इन्फ्लेमेशन के लिए बेस्ट होता है कि आप ठंडी टकोर करें। नंबर 2, अगर किसी को अकड़ाव होना तो फिर आपने गर्म टकोर करनी है। नंबर 3, जो एक्यूट कंडीशन होती है, जो नई नई प्रॉब्लम होती है कंधे का, जो नया नया मसला होता है, यानी कि 15 दिन 20 दिन हुए, तो फिर आपने ठंडी टकोर करनी है। अगर बहुत पुराना है, 2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए, फिर गर्म टकोर करनी है। लेकिन मसला ये है कि फर्ज करें कि मेरे कंधे के अंदर कंधा जाम है और मुझे 6 महीने से, आज सुबह जो है ना मैंने कोई एक्सरसाइज की है, कोई झटका लगाया, कोई वजन उठाया, तो मेरा आज सुबह से या पिछले 2-3 दिनों से कंधे में ज्यादा दर्द है। ये जो 2-3 दिनों से दर्द है ना, ये एक्यूट है, ये पुराना नहीं है, ये 6 महीने पुराना नहीं है, अब नया है ना, तो आपने इस पे ठंडी टकोर करनी है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब सॉफ्ट टिश्यू का मसला हो, हार्ड टिश्यू का मतलब होता है हड्डी, सॉफ्ट टिश्यू का मतलब होता है ये वाले कैप्सूल जो कि आपके कंधा जाम के अंदर खराब होते हैं ज्यादातर, ये वाले जो कैप्सूल है, इनको हम सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं। तो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप इस पे आइसिंग करें, लेकिन करेंगे आपने आइस पैक के साथ, डायरेक्ट बर्फ नहीं लगा देनी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि हमने वर्जिश भी कर ली, हमने ठंडी टकोर गर्म टकोर भी लगा ली, तो खानों में ऐसी कौन सी चीजें लें। पहली चीज, शुगर से रिलेटेड चीजें खत्म आपकी लाइफ से, यानी कि चीनी है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको कम से कम करना है ताकि आपकी डायबिटीज इंक्रीज ना हो। नंबर 2, आपने एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने हैं, क्योंकि आपको कैप्सुलाइटिस है, एडिसिव कैप्सुलाइटिस से कैप्सूल की इन्फ्लेमेशन है, तो ऐसे खाने खाएंगे जिसमें हमारी इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। एंटी इन्फ्लेमेटरी खाने खाएंगे जिसमें हमारे पास हल्दी है, अदरक है, जैतून का तेल है, या फिर लहसुन है। लहसुन के अंदर लाइसिन होती है जो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड होता है। इसके अलावा आप चेरीज ले सकते हैं, आपने जामुन लेना है, आप एवोकाडो ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं। और इसके अलावा आपने विटामिन सी रिच खाने लेने हैं जिसमें माल्टे हैं, जिसमें आपके पास डिफरेंट बेरीज हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज हैं या ब्लूबेरीज हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट और चीज़ें ये हैं कि जैसे आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप चिया सीड ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड और चिया सीड, इनके अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि आपके कंधा जाम को हील अप होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। फ्लैक्स सीड्स को आपने, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, इनको आपने जब भी यूज़ करना है तो आपने पहले इनको पीस लेना है और दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। घर में कोई सैलेड बनाओ, उसके ऊपर छिड़क लें और वो सैलेड खा लें, या कुछ इस तरह से इसको यूज़ करना है डायरेक्टली खाने के बजाय। और जहाँ तक ये चिया सीड हैं, तो ये तुखम बुलंगा नहीं है, इनको तुखम शरबती या कुछ इस तरह से उर्दू में कहते हैं। सो चिया सीड को आपने पानी में भिगो देना है, सारी रात भिगो के रखें, अगले दिन आप उसका 1 चम्मच ले सकते हैं और किसी शेक में डाल दें, दही के ऊपर ले लें, दूध में डाल लें, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं कि ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको अगर डायरेक्ट खाएंगे तो ये हजम नहीं होगा और आपके जो स्टोमिक है या जीआई ट्रैक है, इसमें आपको तंगी करेगा। सो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आपको कंधा जाम का इशू है
तो आपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करना है, अपने कैप्सूल को हील करना है। अगर आपकी वर्जिशें जो मैंने आपको बताई हैं 3 वर्जिशें, एक तो पेंडुलर एक्सरसाइज, ये वॉल लैडर एक्सरसाइज, या फिर जो पुली वाली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, अगर आप ये करते रहेंगे आप देखेंगे ये जो 2-2 3-3 साल का प्रोग्नोसिस है ना, ये आप कहिए कि 2 महीने के अंदर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ में आपने इसकी जड़ को जो है ना वो ठीक रखना है। जड़ क्या है? शुगर को बढ़ने नहीं देना, और इमोबिलाइजेशन यानी कि मूवमेंट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करना शुरू करें, ओवरहेड एक्टिविटीज़ करना शुरू करें, लेकिन बड़े एहतियात के साथ कि आपका जो टेंडन है यानी पट्टों के जो सिरे हैं वो ख़राब ना हो जाएं अग्रेसिव एक्सरसाइज या अग्रेसिव मूवमेंट की वजह से। सो ये सब कुछ था कंधा जाम के बारे में। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई तो आप मुझे कमेंट्स में बता देंगे। कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में पूछें। अगर आप मुल्तान से हैं तो मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। मुल्तान से अलावा किसी और शहर से हैं तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर दूंगा। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर जो मैंने वर्जिशें बताई हैं ना वो नहीं करनी होती हैं, और वो कंडीशंस होती हैं अगर आपका ये मसल्स का प्रॉब्लम हो जाए, टेंडोनाइटिस हो जाए, या रोटेटर कफ टियर हो जाए, या सुप्रास्पाइनिटिस का प्रॉब्लम हो जाए। अगर तो इस तरह का इशू है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वर्जिशें भी थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। जो मैंने कंडीशन के लिए बताया वो है कंधा जाम। कंधा जाम के लिए आपको ये सारा ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको कुछ ईयर से अंदर कंधा जाम के प्रॉब्लम में अच्छी खासी चेंजेस फील होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को भी लाइक करें और लोगों से भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।